औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं रेहाना अजीज़ सोच औरत की एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने एक नई शख्सियत को लेकर, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है, मेरी उस्ताद भी रह चुकी हैं जी, और इसके अलावा भी बहुत कुछ लाइफ में ऐसा है कि जो ये कर रही हैं, और एक लेडी होकर लाइफ में और इस सोसाइटी के साथ जिस तरह से उनकी गुत्थम गुत्था एक जंग चल रही है, और जिसमें वो इस तरह से आगे बढ़ती जा रही हैं, और माशाल्लाह अपना इतना मकाम उन्होंने बना लिया है कि मैं प्राउड फील करती हूँ कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, ऐसी औरतें भी दुनिया में हैं जो औरत होकर इतना कुछ कर रही हैं। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर जो रुकावटें पैदा की जाती हैं, जिस तरीके से रोका जाता है और जिस तरीके से लेग पुलिंग का सिस्टम चल रहा है, उसके साथ एक औरत का फाइट करना बहुत ही बड़ा एक काम है, और उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही बखूबी इस तरीके से उसको किया है, और आज मेरे सामने बैठी हैं, और मैं बहुत प्राउडली उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा रही हूँ। बहुत कम चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगी आपको, बाकी वो खुद आपको बताएंगी, क्योंकि इतना कुछ कर रही हैं, मैं खुद भी इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता कि वो क्या क्या कर रही है। एक उस्ताद की हैसियत से मैं उन्हें जानती हूँ, एक टीचर की हैसियत से मैं उन्हें जानती हूँ। डॉक्टर किरण हाशमी मेरे सामने मौजूद हैं जनाब, आप इनसे मिलिए और पूछते हैं किरण हाशमी से कि इसके अलावा क्या क्या कर रही हैं। टीचिंग के अलावा भी बहुत कुछ वो करती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आपने इतना टफ स्केड्यूल से अपना टाइम निकाला और मेरे प्रोग्राम सोच औरत में अपना टाइम दिया। मैं यकीन करें आज वाकई दिल से बहुत खुश हूँ आपकी आमद पे। आप बताएं जी, आप क्या क्या और कर रही हैं टीचिंग के अलावा, पढ़ाने के अलावा क्या? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आप बहुत दिनों से मुझे बुला रही थी। हाँ जी जी जी, लेकिन बस मौका नहीं लग रहा था। तो रेहाना, बेसिकली इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ, मेरी डिग्री अगर बताई जाए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उस हिसाब से मैं एक PhD हूँ एजुकेशन में, और एक टीचर एजुकेटर हूँ। तालीम के शोबे से पिछले 18 साल मैं मुकम्मल कर चुकी हूँ, और मुझे ये बहुत फ़ख्र से मैं ये बात कहती हूँ कि मुझे हर लेवल को पढ़ाने का मौका मिला है। मैंने अर्ली ईयर्स मॉन्टेसरी से लेकर PhD तक पढ़ाया है, जो कि जनरली लोगों को नहीं मिलता। तालीम जहाँ तक थी घर से, मेरा घर बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ कि मैं 4 भाइयों की एक बहन थी, तो मेरी परवरिश बड़ी डिफरेंट तरीके से की गई थी। तो अम्मी को लगता था कि घर में एक लड़की है तो मज़दूर है, और उसको सब कुछ सिखाना है, क्योंकि जब वो ससुराल जाएगी तो ससुराल के चने बड़े मुश्किल होते हैं। तो सारे लाड, सारे नखरे, सब कुछ मेरे लिए, सोने का निवाला लेकिन शेर की नज़र से रखा। तो हर चीज़ मैंने की। मैंने लड़कों की तरह पहाड़ भी चढ़े, मैंने पैराग्लाइडिंग भी की है, मैंने गाड़ियाँ भी दौड़ाई हैं, मैंने फायरिंग भी की है, और मैंने घर के सारे काम भी किए। फिर एक टाइम पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हमेशा से बहुत स्टूडियस थी, जहन अल्लाह की तरफ से है शायद, पढ़ती गई, बहुत शौकीन थी, हमेशा से मेरिटोरियस रही। फिर वालिदैन ने मुझे पढ़ाया मास्टर्स तक, क्योंकि मेरे वालिदैन को, अम्मी अब्बू को लगता था कि मास्टर्स तक तो बच्ची को पढ़ाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि कुछ हालात इस तरह के हो गए, तो आई बिकेम दी अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। तो मेरे घर में 5 मर्द एक तरफ जो बेरोज़गार थे, और मैं एक अकेली। माशाल्लाह। वो वक्त था जब मैंने ये फ़ैसला किया ख़ुद अपने पैरों पे खड़े होने का। और मैं वो वक्त नहीं भूलती हूँ कि 25 दिन मेरे अब्बू और मेरे भाइयों ने मुझसे बात नहीं की थी, क्योंकि मैं घर से बाहर नौकरी करने जा रही थी। मेरी पॉकेट मनी, मैं आज से 19 साल पहले की बात बता रही हूँ, मेरी पॉकेट मनी अब्बू जो देते थे वो होती थी 5,000, और मेरी पहली तनख्वाह थी 3,000 रुपये एक महीना काम करने के बाद। लेकिन उसने जो, उस एक महीने ने और उस 3,000 ने जो मेरी शख्सियत को बदला, फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद फिर ऐसा भी वक्त आया कि 7 साल कंटिन्यूस मैं 7 के 7 दिन काम करती थी। मैं 3 जगह पढ़ाती थी, मैं पढ़ रही थी। मैंने B.Ed किया, M.Ed किया, इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन की, M.Phil की, PhD किया, सब कुछ मैं करती गई। और मुझे उन सारे प्रोसेस में मेरे घर के जो मर्द थे वो मेरे साथ ही रहे, उन्होंने मुझे रोका नहीं किसी भी चीज़ से, और फिर मैं वो बनती चली गई जो मैं आज हूँ। तो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसमें एक टाइम आया, अम्मी का इंतकाल हो गया, फिर अम्मी के बाद अब्बू वाज द बिगेस्ट सपोर्ट, फिर अब्बू का इंतकाल हो गया। फिर एक वक्त आया कि समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा, क्योंकि एक शेल्टर है ना हमारे घरों में, हम जैसी लड़कियों को, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड लड़कियों के लिए जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है वो पेरेंट्स होते हैं। तो जब अब्बू की डेथ हुई तब मुझे नहीं समझ आ रहा था अब क्या होगा। लेकिन वो वक्त, आज का वक्त 5 साल से ऊपर हो गया अब्बू को, मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। वो जगह अब मेरे भाइयों ने ले लिया। तो मैं रोज़ निकलती हूँ काम के लिए, मैं पाकिस्तान में अकेले ट्रैवल करती हूँ जहाँ मुझे बुलाते हैं।
मैं एक कैथलिक स्कूल्स की चेन है पंजाब में, जो ब्रदर्स एक बहुत तालीमी एक कॉन्ग्रीगेशन है ब्रदर्स का, लासाल्स, उनकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हूँ। मैं हर 3 महीने के बाद कहीं ना कहीं ट्रैवल करती हूँ, मैं मुल्क से बाहर जाती हूँ। मुझे जो स्कूल, जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज बुलाती है, मैं वहाँ जाती हूँ। मैं अपने सेशंस को रिकॉर्ड करके लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट करती हूँ। मुझे लगता है कि ये अब इस स्टेज पे पहुँचने के बाद ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं लोगों को एजुकेट करूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ। इसके अलावा मैं लिखती हूँ, बाकायदगी से लिखती हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ रिसर्च पेपर, रिसर्च को क्या पीएचडी कर लेते हैं तो आपको रिसर्च करना ज़रूरी होता है, वो एक तरफ है। लेकिन जो मेरा शौक़ है या जो मेरा पैशन है, मैं बच्चों के लिए लिखती हूँ। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो हम करते हैं वो ये है कि जो टेक्स्ट बुक हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वो क्या सोच पढ़ रहा है। तो मैंने अब तक 8 सोशल स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक्स लिखी हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की तमाम किताबें सोशल स्टडीज़ की 1 से लेकर 8 तक मैंने लिखी हैं। 9-10 की अभी लिखी है। मैं नेशनल प्रोविंशियल लेवल की करिकुलम डेवलपर हूँ मेन। मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की और सोशल स्टडीज़ की टेक्निकल एडवाइज़र हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। सिंगल नेशनल करिकुलम की मैं एक वन ऑफ द मेंबर्स हूँ, हालांकि वो मैं ख़ुद उसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन वो हैं। इस तरह मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखती हूँ और बहुत लिखती हूँ। और मेरा जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स के बाद जिन लोगों के लिए मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ वो यूथ है। और यूथ में जो मेरा टारगेट है वो दोनों, बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं। उनकी मॉरल डेवलपमेंट, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डीजेनरेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो 16 साल से लेके और 20-22 साल तक के, ये जो एज ग्रुप है, मैं इनकी बहुत ज़्यादा मॉरल सोशल काउंसलिंग करती हूँ। किसी भी टाइम पे ये लोग मुझे कॉल करते हैं, मुझसे बात करते हैं, मैं इन लोगों से मिलती हूँ, इनसे बात करती हूँ और इनको रास्ते बताती हूँ किस तरीके से ये अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें। और जो आजकल एक बहुत ज़्यादा सोशल डीजेनरेशन है, सब एक दूसरे से दूर हैं, अलग हैं, उस एरिया को मैं बहुत टारगेट करती हूँ। इसके बाद मेरा एक और क्लाइंटल, टीचर्स तो ऑब्वियसली है ही, वो तो मेरा मेजर एरिया है कि जिनकी सपोर्ट और जिनकी डेवलपमेंट के लिए मैं काम कर रही हूँ। फिर एक और एरिया है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा आजकल ऑनलाइन सेशंस करती हूँ, वो है पेरेंटल डेवलपमेंट। और उस पेरेंटल डेवलपमेंट में मेरा जो फोकस है कि वालिदैन अपने घर में जो बच्चे हैं, और वो किसी भी एज के बच्चे हैं, उनकी प्रोटेक्शन, सबसे पहले उनकी प्रोटेक्शन, उनके अब्यूज़ को रोकना। ये मैंने शुरू किया जब हमारे यहाँ एक बच्ची का पाकिस्तान में केस हुआ था, ज़ैनब का, और बहुत ज़्यादा अब्यूज़ पे बात हुई। फिर उसके बाद मल्टीपल केसेस निकल के आने लगे थे, तो फिर मैंने वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट की। तो हम अपने बच्चों को कैसे इन अब्यूसिव इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करें, कैसे हम उनकी मेंटल सैनिटी पे काम करें, हम उनकी मेंटल ग्रोथ पे किस तरह काम करें, उनकी सोशल मॉरल डेवलपमेंट में। ये वो सेशंस हैं जो मैं छोटे छोटे, अदर देन टीचर्स, ये मैं पेरेंट्स के लिए करती हूँ, ऑन कॉल करती हूँ। और इस तरीके से कुछ चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, देखने में लगता है, लेकिन जब देखा जाए तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी प्लेट पे हैं, जो मैं कर रही हूँ। तो जी, ये इंट्रोडक्शन था इनका छोटा सा। माशाल्लाह, इससे ज़्यादा करती हैं और भी बहुत कुछ ऐसा है जो ये नहीं बता पाई होंगी, टाइम की कमी के बारे वजह से जो है इन्होंने नहीं बताया होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा करती हैं। इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग बदलते रहते हैं, ज़रिए बदलते रहते हैं, वसीले बदलते रहते हैं। कभी बाप होता है, फिर भाई हो जाते हैं, फिर बेटा हो जाता है, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, हमारे अपने बच्चे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हमारी लाइफ में आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद उनकी वजह से हम चल रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम अपने खुद ही होते हैं जो हम अपने आप को कर रहे होते हैं, और अल्लाह ने ये जिम्मेदारी हमें खुद दी है। ये बात इनकी एक मुझे बहुत दिल को वाकई छुआ है इस बात में। और मैम किरण, आप आई हैं आज, तो मैं ये चाहूंगी कि आप ये बताएं हमारे इस प्रोग्राम की बदौलत लोगों को कि देखें, आप जैसी जिस तरह से खवातीन हैं या जो भी और लेडीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली अगर देखा जाए हमारी सोसाइटी के अंदर लड़कियां ज़्यादा पढ़ गई हैं, लड़कियों की एजुकेशन लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा हो गई है, और वो इंटरेस्ट से भी पढ़ती हैं, और वो इस तरीके से क्योंकि माँ बनने की जब अल्लाह ने जिम्मेदारी औरत को दी है, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। तो वो इस चीज़ को समझते हुए अब पढ़ाई के उसमें भी वो आगे निकल गई है, और लड़के उस हिसाब से पढ़ नहीं रहे। फिर एक स्टेज ऐसे आती है कि उनको उनके हिसाब का रिश्ता नहीं मिलता, क्योंकि लड़की पीएचडी कर गई है और लड़का बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। सिर्फ बिजनेस और या पैसा नहीं होता, लोगों के माइंड में फिर ये होता है कि यार मेंटल लेवल के हिसाब से अगर लड़की ने इतना पढ़ लिया, उसको उस हिसाब से रिश्ता मिले। तो इस बारे में क्या हमारी सोसाइटी में आप मैसेज देंगी? इससे पहले कि मैं आपकी इस बात का जवाब दूं, मैं एक चीज़, कई प्लेटफॉर्म्स में ये बात कह चुकी है, और ये रिसर्च प्रूवन है कि आज से 25 साल के बाद, हम 2022 में हैं, आप 2040 के बाद देखिएगा कि हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन, और स्पेसिफिकली जो हमारे बड़े शहर है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा,
लड़कियों की जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 65 to 70%, अच्छा, जो इस वक्त बर्थ रेट है बच्चियों का। अब ये बात हमें एज अ पाकिस्तानी नेशन समझनी है कि हमारे यहाँ बच्चियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है, और हमारी आगे आने वाली 25 साल के बाद जो वर्कफोर्स बनेगी वो बच्चियों की ही बनेगी, बिल्कुल, क्योंकि लड़के नहीं हैं, लड़के कम हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं। तो जब लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं तो हर फील्ड में लड़कियां होंगी, और हर फील्ड में लड़कियां जाके उन प्रोफेशंस को रन भी करेंगी। आपका मुल्क भी तो चलेगा ना, आपकी सिटीज़, आपके घर भी तो चलेंगे, तो वो बच्चियाँ ही चलाएंगी। तो उस 25 साल के बाद आने वाली बच्ची के लिए आप अभी से उसे प्रिपेयर करेंगे तो वो वहाँ तक पहुँचेगी। पहली चीज़ तो ये है। तो उनकी तालीम सबसे पहले, उनकी तरबियत, उनकी सेहत और सोशल मॉडल डेवलपमेंट, जो मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, ये तो पेरेंट्स को इस वक्त समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम रिश्तों की बात करते हैं, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं अपने आप को कहती हूँ और बहुत मज़े से कहती हूँ, हैप्पीली अनमैरिड। ये मैं कहती हूँ अपने आप को। शादी ठीक है, एक ज़रूरत भी है, एक तरीक़ाकार भी है, एक नॉर्म भी है, बिल्कुल है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या करूं? क्या खड्डे में कूद जाऊं? ना, बिल्कुल, अपने आप को ख़त्म कर दूं, अपनी ज़ात को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी शनाख्त को, अपनी खुशी को ख़त्म कर दूं सिर्फ इसलिए हाय मेरी शादी नहीं हुई, राइट। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। देखिए, ये मुझे बहुत अफसुर्दगी की ये बात लगती है, हमारी सोसाइटी अभी तक इतनी बाशऊर नहीं हुई कि जो एक आला तालीम याफ्ता लड़की के लिए एक मिडिल एवरेज ग्रेजुएट लड़के को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। ये बहुत ही शाज़ो नादिर आपको कोई एक नज़र आएगा। हाँ, लव मैरिजेस होती हैं और ज़्यादातर लव मैरिजेस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाते, सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि ईगो फैक्टर ना, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मर्द का ईगो फैक्टर, दोनों का ईगो फैक्टर है, और वो ईगो जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि एक मुझसे बेहतर है, शऊर में भी, इल्म में भी, तालीम में भी और समझ में भी। तो वो दूसरा जो है ना, वो जो इम्बैलेंस है, वो इम्बैलेंस बर्बाद करता है। अब हुआ ये कि हमने बच्चियों को तो आगे बढ़ने के मौके दिए, जिस तरीके से भी दिए, मुश्किलों से दिए, लड़के दिए, झगड़ के दिए, मर्द मराहिल औरतें कहा जाता है, हम जैसी ख़वातीन को जो इंडिपेंडेंट होती हैं, मर्द मराहिल है, तो मर्द की तरह है। हमने बच्चियों को तो कहीं ना कहीं आगे आने दिया, लेकिन हमने मर्दों को नहीं सिखाया कि जब एक बच्ची इस तरह आगे आएगी तो आपको उसको कैसे मैनेज करना है। बिल्कुल नहीं सिखा, ये हमारे घरों में नहीं सिखाया जाता, ठीक है। हमारे घरों में आम जो हमारे घर है, आप देखें, हमें ये सिखाया जाता है कि बच्ची को ससुराल में कैसे रहना है। हमारे घर में ये नहीं सिखाया जाता कि बेटा आपकी जब दुल्हन आएगी आप उसको कैसे रखना है। ना हमारे जो सास ससुर होते हैं वो ये बात समझते हैं, ना हमारे हस्बैंड्स जो मर्द हजरात हैं वो ये बात समझते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और ये एक सोशल फैब्रिकेशन है जो डिस्टॉर्टेड है। और अब मुझे लग रहा है कि मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैं नाउमीदी की बातें बिल्कुल नहीं करती, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अब हालात बदल रहे हैं, ये एक चेंज आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं। जैसे अभी 3-4 मेरे सामने कुछ केसेस हुए हैं, वो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ अर्ली एज में हो गई थी और फिर अनफॉर्चुनेट था कि उनकी कुला उन्होंने ले लिया, डिवोर्स हो गई, उन्होंने पढ़ाई करके वो बहुत अच्छी आला तालीम याफ्ता प्रोफेशनल्स बन गई, फिर उन्होंने शादियाँ की, तो उनको एक्सेप्ट किया गया, थोड़ी मुश्किल से किया गया लेकिन किया गया। तो ये बहुत स्लो साइकिल है, बहुत ही स्लो। तो हम सारा का सारा फोकस जो है ना वो डालते हैं लड़की के ऊपर, औरत पे, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, और लड़का बहुत आराम से हम उसको हटा देते हैं। उसको सिखाते ही नहीं है। तो जब आप उसको सिखाएंगे ही नहीं, जब उसकी रूट्स में एक चीज़ नहीं है तो वो करेगा कैसे? फिर आप उस पर, जैसे मेरी अम्मी ये बात बहुत कहा करती थी कि दुल्हन के लिए ना एक यार्ड स्टिक होती है, डंडी होती है, कि रात को जब वो घर आती है तो सुबह ससुराल वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस तरह बिहेव करे जैसे उसका ससुराल है। तो ओवरनाइट कुछ नहीं होता, उसको वक्त देना पड़ता है समझने के लिए। यही चीज़ मर्द के लिए, आदमी के लिए, कि हम मर्द को एक्सपेक्ट करते हैं कि ओहो हमने उसको कुछ सिखाया नहीं है, लेकिन जब वो इस स्टेज पे आएगा वो सब कुछ करेगा। कैसे करेगा भाई? आपने उसको पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, उसने देखा नहीं, उसने सीखा नहीं, आप कैसे उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फिर हम कहते हैं मर्द बुरा है। दोनों देखिए, ये बैलेंस जो है ना दोनों जगह पे, तो मैं हमेशा दोनों को एक नज़र से देखती हूँ। तो अगर आप गर्ल्स एजुकेशन और उनकी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मर्दों की भी डेवलपमेंट उतनी ही ज़रूरी है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अब हमें पढ़ी लिखी बीवी चाहिए, जैसे आजकल बहुत ये एक ट्रेंड है कि हाँ हमें एक बहुत आला तालीम याफ्ता बाशऊर लड़की चाहिए, तो भाई आला तालीम याफ्ता बाशऊर बरसर रोज़गार लड़की शाम को 6 बजे घर आएगी, आप भी आ रहे हैं,
वो भी उतनी मेहनत करके आ रही जितनी आप करके आ रहे हैं, तो फिर वर्कलोड भी तो डिवाइड करो ना। बिल्कुल। तो फिर आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो डिवाइड करो ना। बिल्कुल सही। जितने भी आपके हाउस होल्ड चोर हैं, अब अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चों के लिए आप कोई ना कोई सिस्टम तो डेवलप करेंगे ना। बिल्कुल सही। इंटरनेशनली वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि अगर जब दोनों काम करते हैं, खैर वो तो एक अलग इन्वायरमेंट है, लेकिन आप अपने वर्कलोड को डिवाइड कर, पेरेंटिंग टाइम डिवाइड करते हैं कि इतनी देर माँ रुकेगी तो इतनी देर बाप रुकेगा, अगर घर में कोई बड़ा नहीं है। सोचना नहीं है ना। गुस्सा मुझे इस बात पे आता है कभी कभी कि आप सोचते नहीं हैं, आप सिर्फ कंक्लूजन पे जाते हैं। अरे बाबा प्रोसेस में तो डालो। अगर बर्तन धोने हैं तो दोनों को धोने हैं ना, एक को क्यों धोने, एक से ये उम्मीद क्यों है। अगर बच्चे का डायपर चेंज करना है तो दोनों कर सकते हैं ना। बिल्कुल। अगर खाना पकाना है, जो भी अच्छा है वो कर ले मिलके। ये मिलने का जो वर्कलोड कंट्रीब्यूशन है ना, ये अभी तक लोगों को समझ नहीं आया। बिल्कुल। बहुत अच्छा सा डिस्कशन आपके साथ चल रहा है मैम किरण, लेकिन थोड़ा सा ये है कि टाइम की कमी की वजह से लेकिन कुछ बातें जो इन्होंने हाईलाइट की मैं ज़रूर चाहूँगी कि उन्हें दोबारा से हाईलाइट करूँ आप लोगों के सामने, कि जिस तरह इन्होंने बताया कि लड़कों की तरबियत ज़्यादातर हमारी फैमिली में नहीं हो रही होती, ज़्यादा फोकस लड़कियों को किया जा रहा होता है कि जी आपने ससुराल में जाना है और आपने आगे देखना है, बच्चों को देखना है, घर को देखना है। अगर इसी तरीके से मर्द की ये सोच है कि उसको काम वाली औरत चाहिए कि वो पढ़ी लिखी हो, वो कमाए भी, उसके साथ शाना बशाना चलने के लिए वो उतनी ही उसकी टक्कर की हो, तो उसके हिसाब से उसको चाहिए कि काम भी उसके साथ उतना ही करे और उसी तरह से आगे उसको सपोर्ट करे। यहाँ भी कहीं ना कहीं मैंने ये कमी जो देखी है वो औरत में ही देखी है कि वो माँ बेटी को तो बहुत कुछ सिखा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेटे को नहीं सिखाती। ये कमी थोड़ी सी जो है वो देखने बगैर आदमी के हमारे माशरा चल नहीं सकता। मैं खुद इस चीज़ को एग्री करती हूँ, मैम ने भी मेरे सामने इस चीज़ को एग्री किया है कि जो भी इनकी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने में इनके घर के मर्दों का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने बहुत तरीके से इनको सपोर्ट भी किया है और इनकी हौसला अफजाई भी की है। तो आज ये मैम किरण जो है वो मैम किरण बन के हमारे सामने बैठी हैं, तो उनके बगैर तो हमारा कोई चारा नहीं। लेकिन थोड़ा सा अगर इस चीज़ को हम कर दें कि शुरू से जिस तरह से हम औरत को सिखा रहे हैं कि जी आपने ऐसा करना है, ऐसा, उसी तरीके से हम उसको भी, आदमी को भी सिखाएं, तो ये मसले मसाइल खत्म हो जाए, ये झगड़ा ही खत्म हो जाए और ये जो कामयाबी से लोग आगे बढ़ें और जितने भी खुला के और तलाक के केसेस हो रहे हैं ये इस तरीके से ना हो, बहुत सी जाने बच जाएं, बहुत से घर बच जाएं बर्बाद होने से। अच्छा, एक किरण साहिबा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया है कि हम तरबियत की जिस तरह बात कर रहे हैं, तो तरबियत क्या सिर्फ घर में होती है या और कहाँ मजीद तरबियत किस तरह हो सकती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए 5 सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें हम लोग परवान चढ़ते हैं। एक बच्चा या एक इंसान, सबसे पहले है आपका घर, तो सबसे पहले जो तरबियत होती है वो घर में होती है। बिल्कुल ठीक है। तो मर्द हो या औरत हो, खासतौर पर क्योंकि हम लड़कों की तरबियत की बात करें, सबसे पहले तो आपका घर आ गया। घर के बाद बच्चा कहाँ जाता है? स्कूल, तालीमी इदारे। ये है आपका सेकेंड इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपको मर्द की तरबियत करनी है। उसको ये सिखाना है कि बच्चियाँ जो आपके साथ पढ़ रही हैं या आपके टीचर्स, उनकी इज्जत कैसे की जाती है। उसके बाद निकल के आप आते हैं जनरल सोसाइटी के ऊपर, आपके बाज़ार, आपके कॉलीग्स, आपके प्रोफेशनल्स जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं। जब आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस और अप्रिसिएशन देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ये तरबियत है। तहजीब से बात करना तरबियत का पार्ट है। एक दूसरे को स्पेस देना तरबियत का पार्ट है, राइट। एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करना। वहाँ से निकलते हैं, फिर हम आते हैं अपनी आम जिंदगी में, हमारे घर जो बाज़ार हैं, हमारी बिरादरियाँ, हमारे रिश्तेदार, इन सब में तरबियत। और आखिरी जो पार्ट आता है वो आता है हमारे रिलीजन का, जो हमारा दीन है, उसमें भी तो इक्वालिटी है, मसावात है, ये भी तो तरबियत का पार्ट है ना। तो ये इस तरीके से ये एक अनियन साइकिल होती है जिसके ऊपर हम तरबियत को कंटिन्यू करते हैं, स्कूल से लेकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे जो है प्रोग्राम जी ख़त्म हो रहा है आज का, और मैं मैम किरण से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि नेक्स्ट टाइम भी हमारे प्रोग्राम में आए, क्योंकि इनकी नॉलेज मैं चाहती हूँ कि ये आप लोगों के सामने आए। जो इतना टाइम इन्होंने दिया है तालीम को और इस अपनी एजुकेशन को और अपने आप को बनाने में, हमें भी थोड़ा सा कुछ शेयर करें ताकि हमारे बच्चे भी सीखें और आने वाली जनरेशन इनसे फ़ायदा उठाए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा किरदार है इस माशरे के अंदर, बहुत अहम रोल इन्होंने प्ले किया है। तो मैम किरण, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको, आज तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन में ही हो गया सारा जो भी था प्रोग्राम। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आप आएँ और इस तरह से लोगों को आपकी जो नॉलेज है वो शेयर करें। इंशाल्लाह आपको हम ज़रूर इनवाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया। सोच औरत की प्रेसिडेंट रेहाना अजीज़ को इजाज़त दें जनाब, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़, बाय।